बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट यूनिट है वो स्टार्ट चल रहा है। उस फर्स्ट यूनिट में मैं संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में और जो एलिमेंट्री आइडिया ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है ये जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अभिग्रहित क्या क्या है उसके बारे में, और वीबीटी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किस तरीके से अलग अलग है उसके डिफरेंट के बारे में चर्चा करूँगा। तो जो अपना जो यूनिट चल रहा था वो यूनिट है यूनिट फर्स्ट में जो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगेंड बंधन। इसमें जो आज का जो टॉपिक है वो ये है पोस्टुलेट ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अभिग्रहित, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अभिग्रहित क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अभिग्रहित। जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है उसमें जैसे मान लो कोई ऋणायन है जैसे Cn-, और या फिर ये कह सकते हैं कि कोई भी एकल लोन पेयर युक्त कोई अणु है वो और मेटल, इन दोनों के मध्य क्या है कि जो लिगेंड का नेगेटिव चार्ज है वो मेटल की ओर क्या होता है, अग्रसित हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि मेटल और लिगेंड इन दोनों के मध्य क्या है, ऋणात्मक आवेश प्रेजेंट रहता है, और ऋणात्मक जो आवेश है उस आवेश को क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत ने क्या माना है, पॉइंट चार्ज माना है, यानी कि बिंदु आवेश। और यदि कोई स्पीसीज ऐसी है जो उदासीन है या फिर यूँ कह सकते हैं जैसे अमोनिया है, वाटर है, इन दोनों में क्या है कि डायपोल मोमेंट प्रेजेंट रहता है। और डायपोल मोमेंट के अंदर क्या है, जो लिगेंड है उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। तो उस नेगेटिव चार्ज का डायपोल जो मोमेंट है या ऋणावेश सिरा है वो किसकी तरफ होगा, मेटल की ओर। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि ऋणावेश जैसे Cn- या कोई भी जो एकांकी इलेक्ट्रॉन या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त उदासीन अणु, जैसे मान लो NH3 है जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, उदासीन अणु का ऋणावेशित भाग धातु आयन की ओर होता है। अब धातु आयन की ओर होता है अर्थात ये कह सकते हैं जैसे ये मेटल है और ये लिगेंड है, लिगेंड के पास नेगेटिव चार्ज हो किसके साथ होगा, मेटल की ओर। तो जो ऋणावेशित पार्ट है इसका, या यूँ कह सकते हैं कोई भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म स्पीसीज है तो वो धातु आयन की तरफ होता है, इसका नेगेटिव चार्ज, या यूँ कह सकते हैं अर्थात यह सिद्धांत लिगेंड
लिगेंड को बिंदु आवेश मानती है, या बिंदु आवेश कह सकते हैं, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ऋणावेशित साइनाइड या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में युक्त उदासीन अणु का ऋणावेशित भाग धातु आयन की ओर होता है, अर्थात यह सिद्धांत लिगेंड को बिंदु आवेश के रूप में क्या करती है, मानती है। और या फिर यूँ कह सकते हैं कि बहुत सारे जो अणु है, लिगेंड है, वो उदासीन हो सकते हैं, लेकिन उनके बीच में क्या पाया जाता है, डायपोल मोमेंट पाया जाता है, द्विध्रुव आघूर्णन पाया जाता है। जैसे मान लो कि मैं अमोनिया की बात करूँ, NH3 की बात करूँ तो NH इस तरीके से है, N, ये H, ये H और ये H। ये पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है और ये पार्शली नेगेटिव चार्ज, डेल्टा नेगेटिव। इधर इसके लोन पेयर प्रेजेंट है, ये कोई मेटल है। तो इनका जो ऋणावेशित सिरा है वो मेटल की ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, आकर्षित होता है। आकर्षित होने के साथ में क्या है कि जैसे मान लो कि यहाँ पर डायपोल की वजह से कोई भी चार्ज क्रिएट हुआ है, तो इस चार्ज को बोला जाता है डायपोल या द्विध्रुव आवेश। एक तो पॉइंट चार्ज हो गया, बिंदु आवेश, और एक क्या हो गया, डायपोल आवेश। या फिर यूँ किसी इन दोनों की आवेशों की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, ये नेगेटिव चार्ज मेटल की ओर क्या होता है, अट्रैक्ट रहता है, इसीलिए इसको नाम दे दिया डायपोल चार्ज। ये जो डायपोल चार्ज होता है, ये डायपोल चार्ज मेटल आयन की तरफ होता है, जिसका नेगेटिव जो चार्ज है वो मेटल की ओर होता है। तो फर्स्ट जो इसका क्रिस्टल सेक सिद्धांत का अभिग्रहित है वो ये कहता है कि कोई भी ऋणावेशित जैसे साइनाइड है या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उदासीन अणु NH3 है का ऋणावेशित भाग धातु आयन की ओर होता है, अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार लिगेंड को क्या माना गया है, पॉइंट चार्ज, यानी कि बिंदु आवेश के रूप में मानते हैं। यदि कोई भी ऐसा अणु है, जैसे वाटर है, वाटर में भी आप देख सकते हैं इस तरीके का डायपोल अट्रैक्शन, वाटर है या अमोनिया है, इनमें डायपोल मोमेंट पाया जाता है। डायपोल मोमेंट की पार्शली इन दोनों पोल्स की वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये इलेक्ट्रॉनों की तरफ शिफ्ट करता है। जैसे इसके पास चार्ज ज़्यादा होता है तो मेटल आयन के चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है या आकर्षित करता है या इसके साथ ऐड होता है। तो मेटल के साथ में जो जुड़ने का जो लिगेंड का तरीका है वो इस तरीके से होता है। और सेकेंड जो इसका पास्यूलेट है वो ये कहता है कि कोई भी मेटल या संकुल आयन में लिगेंड और मेटल के मध्य क्या पाया जाता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण पाया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाता है। तो संकुल में या संकुलों में धातु आयन व लिगेंडों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है, अर्थात मेटल एवं लिगेंड के मध्य आयनिक बंध प्रेजेंट होता है, आयनिक बंध पाया जाता है। तो सेकंड जो इसका पोस्टुलेट है, अभिग्रहित है, कोई भी संकुल है, मेटल है
और जो लिगेंड है उनके मध्य इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ साथ में इनकी जो बॉन्ड नेचर है, बंध की जो प्रकृति है वो कैसी है, आयनिक प्रकृति का होता है बॉन्ड मेटल और लिगेंड के मध्य। और जो थर्ड इनका जो पास्टुलेट है, सेकंड, फर्स्ट में मैंने बताया था, सेकंड है मेटल और लिगेंडों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। या यूँ कह सकते हैं कि मेटल जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल आयन और लिगेंड के मध्य आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। तो ये ध्यान रखना है कि मेटल और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। और साथ में क्या है कि आयनिक बॉन्ड भी होता है, लेकिन जो लिगेंड है और लिगेंड और मेटल, इनके बीच में जो कक्षक प्रेजेंट रहते हैं उनके बीच में कोई जो अंतःक्रिया होती है वो भी नहीं होती है। और जो इसका तीसरा जो है ये पोस्टुलेट, ये कहता है कि संकुलों में धातु आयन के संकुलों में धातु आयन के डिकक्षक समभ्रंश या समान ऊर्जा के होते हैं। समान ऊर्जा युक्त होते हैं, लेकिन संकुल निर्माण के समय, जब संकुल का निर्माण होता है, संकुल निर्माण के समय जब लिगेंड मेटल की ओर या धातु की ओर आते हैं तो डी कक्षकों का विभाजन या स्प्लिटिंग विभाजन हो जाता है। संकुलों में धातु आयन के क्या है कि सभी डी कक्षक समभ्रंश होते हैं, समान एनर्जी के होते हैं, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है उस समय लिगेंड धातु की ओर आते हैं। धातु की ओर आने के बाद में डी कक्षकों का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। अर्थात विभाजन, डी कक्षकों का विभाजन हो जाता है। विभाजन के फलस्वरूप, विभाजन के फलस्वरूप डी कक्षक निम्न एवं उच्च ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाते हैं। देखो इधर, जैसे मान लो कि एक तो बनेगा T2G और एक बनेगा EG। T2G और EG की एनर्जी क्या है, दोनों ही अलग अलग है। T2G और EG इन दोनों में मेटल के साथ जब लिगेंड आएंगे तो उनके जुड़ने की जो दिशा है वो अलग अलग होती है। इसी दिशा की वजह से इनका जो एनर्जी डिफरेंट है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एक कम ऊर्जा के होते हैं और एक अधिक ऊर्जा के होते हैं। तो विभाजन के फलस्वरूप डी कक्षक निम्न एवं उच्च ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाते हैं। इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन हुंड नियमानुसार, हुंड के नियम को ध्यान में रखकर भरे जाते हैं। जब अब देखो इधर हुंड के नियमानुसार उसको ध्यान में रखकर इलेक्ट्रॉनों को फील करते हैं। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फील करते हैं, उनका स्पिन डायरेक्शन एक जैसा होना चाहिए। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसका स्पिन डायरेक्शन एंटी होना चाहिए। और एक कक्षक में पहले क्या करेंगे, एक एक करके ही इलेक्ट्रॉन भरते हैं। उसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो उस समय इन कक्षकों से कुछ मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। जब जैसे मान लो कि इस तरीके से ये कक्षक है,
इसमें मैं इलेक्ट्रॉन फील कर रहा हूँ इस तरीके से। जब मैं यहाँ इसको इलेक्ट्रॉनों को फील कर रहा हूँ तो उस समय क्या है कि इनसे एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को बोला जाता है CFSE, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। इस क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा से किसी भी कॉम्प्लेक्स संकुल के स्थायित्व के बारे में या उसके ज्यामिति के बारे में आसानी से पढ़ा जा सकता है या देखा जा सकता है कि दिया गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कितना स्थायी है और या अस्थायी है तो क्यों है, इसके बारे में कौन आपको बताती है? CFSE, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा या क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी। भरे जाते हैं जब इनमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं तो कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। इस मुक्त ऊर्जा को, ये जो फ्री एनर्जी है, मुक्त ऊर्जा को CFSE, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा कहते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा कहा जाता है। तो मैं जगह कम है नीचे तो मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पर CFSE या क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इस ऊर्जा से या CFSE से संकुलों के स्थायित्व, इनकी ज्यामिति आदि का निर्धारण कर सकते हैं। देखो इधर जो फर्स्ट जो पॉइंट था वो कोई भी उदासीन या नेगेटिव जो लिगेंड होता है, या यूँ कह सकते हैं कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत लिगेंड को एक आवेश के रूप में मानती है। सेकेंड जो प्रॉपर्टी थी वो मैंने ये बताई थी कि कोई भी जो लिगेंड और मेटल है उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है, इस तरह विद्युत आकर्षण पाया जाता है। और लिगेंड और मेटल उसके जो कक्षक है उन कक्षकों के मध्य कोई अंतर क्रिया नहीं होती है। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड की जो नेचर है वो 100% आयनिक होती है। थर्ड प्रॉपर्टी में मैंने ये बताया था आपको कि मेटल और लिगेंड इन दोनों के बीच में जो डी कक्षक प्रेजेंट रहता है या फिर ट्रांजिशन मेटल में आयन धातु आयन में, इनकी ऊर्जा लगभग बराबर होती है। और आपको पता है कि जो ये समभ्रंश कक्षक होते हैं, समभ्रंश यानी सभी पांचों जो ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी बराबर होती है। लेकिन जब लिगेंड इनके कांटेक्ट में आता है, या यूँ कह सकते हैं कि जब संकुल का निर्माण होता है उस समय इन डी कक्षकों का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग के बाद में एक निम्न ऊर्जा वाले और एक उच्च ऊर्जा वाले कक्षक बनते हैं। उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम है वो किसके ऑर्डर में होना चाहिए, हुंड के नियमानुसार। जब इनको इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में भरा जाता है तो भरते समय कुछ मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, और कुछ मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, उस रिलीज एनर्जी को बोला जाता है क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। इस क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा से किसी भी संकुल के स्थायित्व के बारे में या उसकी ज्योमिति के बारे में आसानी से क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो ये इसके मेन पोस्टुलेट थे इसके क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के। अब आगे जो आपका टॉपिक आता है वो ये आता है कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या संयोजकता बंध सिद्धांत, इसमें क्या अंतर है। द डिफरेंट बिटवीन क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत और संयोजकता बंध सिद्धांत। अब ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है
आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि संयोजकता बंध सिद्धांत और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में अंतर बताइए। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट का ही है, तो वीबीटी एवं सीएफटी में अंतर। आपको पता है कि संयोजकता बंध सिद्धांत की जो सीमाएं हैं वो बहुत सारी सीमाएं थी, उन सीमाओं को कम्प्लीटली सीएफटी ने सॉल्यूशन किया उसका सीएफटी ने। तो ये दो कंपार्टमेंट बना लो इस तरीके से, एक तरफ सी वीबीटी और एक तरफ सीएफटी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखो इधर क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इनमें क्या है कि डिफरेंट, बहुत सारे डिफरेंट है। तो जैसे मान लो कि पहला डिफरेंट है कि ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार या वीबीटी मेटल और लिगेंड के मध्य बंध को उप सहसंयोजक या सहसंयोजक मानती है। संयोजकता बंध सिद्धांत मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है उसके नेचर कैसे बताता है? कोवलेंट या कोवलेंट बॉन्ड मानता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड मानती है। लेकिन सीएफटी के अनुसार धातु आयन एवं लिगेंड के मध्य बंध की प्रकृति को आयनिक मानती है। जो बॉन्ड नेचर है वो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कैसा मानता है? आयनिक। और ये कैसा मानता है? उप सहसंयोजक। अब देखो वीबीटी क्या मानती है कि वीबीटी के अनुसार डी कक्षक समान ऊर्जा के होते हैं, समान ऊर्जा के होते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि समभ्रंश होते हैं। सीएफटी क्या है कि इन जो कक्षक है इनको समान नहीं मानती है, अर्थात इसके अनुसार डी कक्षक विभाजित हो सकते हैं, विभाजित हो सकते हैं। विभाजन के बाद आपको पता है कि T2G और EG कक्षक बनते हैं दो भागों में। तो थर्ड जो इनका VBT है वो ये कहती है कि VBT के अनुसार चुंबकीय गुणों की व्याख्या संभव नहीं है, जबकि CFT ये कहती है, CFT के अनुसार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स को ध्यान में रखकर चुंबकीय गुणों की व्याख्या संभव
तो कहने का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है इनके डिफरेंट की, वीबीटी ये कहता है कि कोई मेटल लिगेंड उसके बीच में सहसंयोजक बंध पाया जाता है, इसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। और वीबीटी के अनुसार डी कक्षक समान एनर्जी के होते हैं, जबकि ये समान एनर्जी के नहीं होते हैं, दो कक्षकों में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। वीबीटी के अनुसार चुंबकीय गुणों की व्याख्या संभव नहीं है। और इसकी जो नेक्स्ट डिफरेंट है 4 नंबर का, वो ये है कि जो संयोजकता बंध सिद्धांत है वो किसी भी मेटल आयन के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो चौथी है कि वीबीटी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन या व्याख्या संभव नहीं है, जबकि सीएफटी जो है डीडी ट्रांजिशन से इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को या की व्याख्या कर सकता है या कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की जो व्याख्या है वो वीबीटी के आधार पर पॉसिबल नहीं है, जबकि सीएफटी के आधार पर डीडी ट्रांजिशन के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, इसकी व्याख्या कर सकते हो। इसमें ये है पांचवा जो है ये है लिगेंडों को एक जैसा मानती है, जबकि सीएफटी क्या है, सीएफटी के आधार पर लिगेंड प्रबल या दुर्बल हो सकता